इस कहानी में एक बहन और उसका छोटा भाई है। लड़की का नाम आयरिस है और वही घर की सबसे बड़ी जिम्मेदार है। उनके माता पिता बहुत पहले गुजर गए थे और घर की हालत ठीक नहीं थी। भाई को खून का कैंसर है और इलाज बहुत महंगा है। आयरिस दिन रात सोचती रहती है कि पैसा कहाँ से आए। वह नौकरी ढूंढ रही है ताकि भाई का इलाज करा सके। आयरिस एक रेस्टोरेंट में इंटरव्यू देने जाती है। मैनेजर कहता है कि हम बाद में बताएंगे कि तुम चुनी गई या नहीं। अगले दिन वह अपने भाई के डॉक्टर से मिलती है। वह डॉक्टर से बीमारी की बात कर रही होती है। डॉक्टर अचानक एक आदमी शेपर्ड का नाम लेता है। डॉक्टर कहती है कि मुझे तुम्हारी परेशानी पता है, तुम पैसे की चिंता में डूबी हुई हो, लेकिन एक आदमी है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। बस तुम्हें उसके खेल में हिस्सा लेना होगा। वह एक तरह की हिम्मत की परीक्षा है। अगर तुम जीत गई तो बहुत पैसा मिलेगा, इतना पैसा कि इलाज भी हो जाएगा और सपने भी पूरे होंगे। आयरिस पहले तो चौंक जाती है, पर उसके पास और रास्ता नहीं। वह डॉक्टर की आंखों में देखती है। डॉक्टर कहती है कि शेपर्ड ने पहले मेरी भी मदद की थी, तब जाकर उसका डर थोड़ा कम होता है। आयरिस बताती है कि उसके भाई को बोन मैरो ट्रांसप्लांट चाहिए। शेपर्ड उसे भरोसा देता है कि चिंता मत करो, बस एक पार्टी में आकर खेल खेलना है और अगर जीती तो किस्मत भी तुम्हारे नाम की हो जाएगी। आयरिस थोड़ी सोचने के लिए समय मांगती है। शेपर्ड कहता है कि रात 8 बजे से पहले बताना, क्योंकि खेल समय पर शुरू होगा। वह कहता है कि जीतने पर बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, इतना कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। शेपर्ड कहता है कि मैं तुम्हारे भाई के लिए बोन मैरो डोनर भी ढूंढ दूंगा। यह सुनकर आयरिस के मन में उम्मीद की छोटी सी रोशनी जलती है। उसके जाने के बाद डॉक्टर और शेपर्ड आपस में बात करते हैं। शेपर्ड मुस्कुराकर कहता है कि यह लड़की मजबूत खिलाड़ी बनेगी, उसका कोई सहारा नहीं है और वह भाई के लिए लड़ रही है। मुझे ऐसे ही जिद्दी लोग पसंद हैं। डॉक्टर घबराकर कहता है उसके साथ ऐसा मत करो, लेकिन शेपर्ड उसे पैसे देकर चुप करा देता है। उधर आयरिस को उसी ऑफिस से फोन आता है जहां उसने इंटरव्यू दिया था। वे लोग माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उसका चयन नहीं हुआ। यह सुनकर उसका दिल फिर से टूट जाता है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। वह गहरी सांस लेकर शेपर्ड को फोन करती है और कहती है कि वह उसकी पार्टी में आएगी। आयरिस अपने भाई के पास जाती है और कहती है कि आज दोस्तों के साथ पार्टी है, मैं सुबह तुमसे मिलने आऊंगी। भाई मुस्कुराकर हाँ कह देता है। उसे क्या पता असली कहानी क्या है। आयरिस बाहर आती है और शेपर्ड की भेजी कार उसे लेने आ जाती है। कार में बैठते समय उसका दिल जोर से धड़क रहा होता है। वह शेपर्ड के घर पहुंचती है और उसे वेटिंग एरिया में बैठाया जाता है। वहां कुल 8 लोग मौजूद थे, जिनमें लुकास और कार्ल भी थे। लुकास और कार्ल उससे मिलते हैं और बाकी लोगों के बारे में बताते हैं। एक बूढ़ी औरत थी जो चल नहीं सकती थी। एक आदमी था जो जुए में सब कुछ हार चुका था। एक और शख्स कर्ज में डूबा हुआ था और पैसे लौटाने के लिए परेशान था। एक पूर्व फौजी भी वहां बैठा था। एक लड़की चुपचाप कोने में बैठी थी, जैसे कुछ सोच रही हो। सब लोग आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। तभी शेपर्ड का बटलर वहां आता है। वह कहता है कि अपने सारे सामान यहाँ छोड़ दें और सब लोग डिनर टेबल पर चलें, जैसे कोई खास दावत होने वाली हो। आयरिस मन ही मन सोचती है कि यह पार्टी है या कोई परीक्षा। अब असली खेल शुरू होने वाला था। जब सब लोग डाइनिंग हॉल में पहुंचते हैं तो शेपर्ड अपने बेटे के साथ आता है। सबको वाइन और मांस परोसा जाता है। आयरिस कहती है कि वह शाकाहारी है और यह नहीं खा सकती। शेपर्ड मुस्कुराकर कहता है अगर तुम खाओगी तो $10,000 दूंगा। ये सुनकर आयरिस चौंक जाती है। वह धीरे से मांस खाना शुरू करती है और शेपर्ड उसकी मजबूरी पर हंसने लगता है। शेपर्ड ताना मारते हुए कहता है देखो, जो कभी मांस नहीं खाती थी आज पैसे के लिए खा रही है। उसकी नजर में यह सिर्फ खेल नहीं था, वह सबको पैसों से नचाना चाहता था। उधर एक बिजनेसमैन वाइन पीने से मना कर देता है। शेपर्ड कारण पूछता है। वह कहता है कि शराब ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, इसी वजह से मेरा पैसा खत्म हुआ। शेपर्ड उसे $10,000 का लालच देता है। वह फिर भी मना कर देता है। तब शेपर्ड कहता है $50,000 मिलेंगे, बस पूरी बोतल खत्म करनी होगी। इतनी बड़ी रकम सुनकर उसका मन डगमगा जाता है। आखिर वह पूरी बोतल पी जाता है। शेपर्ड खुश होता है कि वह सबको काबू में कर रहा है। डिनर खत्म होता है। शेपर्ड कहता है अब मैं बताता हूँ कि तुम सब यहाँ क्यों आए हो। हम एक खेल खेलेंगे जिसका नाम है वुड यू रैदर। तुम्हें 2 विकल्प दिए जाएंगे, A और B। तुम्हें एक चुनना होगा। जो आखिर तक बचा रहेगा वही विजेता होगा। अब सबके चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है। एक आदमी पूछता है कि कोई बाहर कैसे होगा। शेपर्ड शांत आवाज में कहता है जो समय पर अपना टास्क नहीं चुनेगा वह बाहर हो जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सबको समझ आने लगता है कि यह साधारण खेल नहीं है। यहाँ जीत का मतलब पैसा है और हार का मतलब शायद बहुत बड़ा नुकसान। अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी।
शेपर्ड कहता है, जो आखिर तक खेलने की हिम्मत रखेगा वही जीतेगा। अब समय आ गया है, मैं किसी को मजबूर नहीं कर रहा, जिसे जाना है वह अभी जा सकता है। 50,000 पाने वाला बिजनेसमैन उठकर जाने लगता है, फिर अचानक रुक जाता है और वापस बैठ जाता है। कमरे में कोई भी बाहर नहीं जाता, सबको सिर्फ पैसा दिख रहा था। शेपर्ड मुस्कुराकर कहता है, जब सब तैयार हैं तो पहला टास्क सुनो। वह अपने बटलर को बुलाता है। बटलर एक मशीन लेकर अंदर आता है जो बिजली का झटका देती है। शेपर्ड बताता है कि यह पहले एजेंट था, कैदियों को सजा देने के लिए झटके देता था। यह सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। बिजनेसमैन घबराकर अपने पैसे छोड़कर भागने की कोशिश करता है। शेपर्ड उसे रोककर कहता है, मौका पहले दिया था, अब जाने की इजाजत नहीं है। वह आदमी फिर भी दरवाजे की तरफ दौड़ता है, तभी गोली चलती है और वह वहीं गिर जाता है। सब लोग डर से कांप उठते हैं। अब सबको समझ आ जाता है कि यह मजाक नहीं है, यहाँ हार की कीमत जान भी हो सकती है। पहला टास्क शुरू होता है। सबके सिर पर बिजली वाली बेल्ट बांधी जाती है जो जोर का झटका दे सकती है। सबकी सांसें तेज हो जाती हैं। सबसे पहले कैल को चुना जाता है। उसके सिर पर बेल्ट कस दी जाती है। उसका जोड़ीदार वही शांत लड़की होती है। अब कैल को तय करना है कि झटका किसे लगेगा। कैल दिल का अच्छा इंसान था, उसने झटका खुद लेने का फैसला किया। मशीन चालू हुई और तेज बिजली उसके शरीर में दौड़ गई। वह दर्द से कांप उठा पर चुप रहा। अब उस शांत लड़की की बारी आई। बूढ़ी औरत भी बेल्ट में बंधी थी। लड़की ने बिना ज्यादा सोचे बूढ़ी औरत को चुन लिया। कहती है, मैं कभी अच्छी नहीं रही। बेचारी बूढ़ी औरत दर्द से तड़प उठी। कमरे में सबकी रूह कांप गई। बारी इसी तरह घूमती रही और सबने अपना टास्क पूरा किया। लुकास भी 2 बार झटका सहता है। वह आयरिस की जगह खुद आगे आ जाता है। अब आयरिस की बारी आती है और सामने कार्ल खड़ा है। आयरिस भी दयालु है। वह कैल की जगह खुद झटका लेती है। दर्द इतना था कि आंखों में आंसू आ गए, लेकिन कोई बाहर नहीं हुआ। सब लोग डरे हुए थे। तभी शेपर्ड का बेटा वहां आता है। वह उन पर हंस रहा था जैसे यह सब मजेदार हो। पूर्व फौजी गुस्से में कहता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लड़का जवाब देता है, बाद में पछताओगे। वह चला जाता है और थोड़ी देर बाद शेपर्ड लौटता है। अब दूसरा टास्क शुरू होने वाला था। शेपर्ड कहता है, अब तुम्हारे पास 30 सेकंड है फैसला करने के लिए। इस बार आयरिस की बारी है। उसे या तो कैल के पैर में जोर से चोट करनी है या उस पूर्व फौजी को चमड़े की छड़ी से मारना है। पूर्व फौजी खुद कहता है, मुझे मार दो, कैल ज्यादा कमजोर है। आयरिस का दिल नहीं मानता, पर वह 3 बार छड़ी से वार करती है। उसकी चमड़ी फट जाती है और खून बहने लगता है। अब लुकास की बारी आती है। उसे या तो आयरिस को चाकू मारना है या उसी घायल पूर्व फौजी को फिर से चोट पहुंचानी है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सबकी नजर लुकास पर टिक जाती है। यह खेल अब और खतरनाक हो चुका था। पूर्व फौजी फिर से खुद को आगे कर देता है। वह कहता है, मुझे ही मारो। वह खुद भी दुखी था, पर खेल रुक नहीं सकता था। शेपर्ड का बेटा खुश नजर आता है, जैसे उसे किसी से पुरानी दुश्मनी निकालनी हो। अब बारी फिर उसी फौजी की आ जाती है। उसे लुकास को मारना है या खुद को फिर चोट देना है। वह किसी और को चोट नहीं देना चाहता, इसीलिए फिर खुद को सजा देने का फैसला करता है। उसके शरीर पर घाव बढ़ते जा रहे थे। फिर एक और आदमी की बारी आती है। उसके सामने बूढ़ी औरत खड़ी है। उसे या तो फौजी को फिर मारना है या बूढ़ी औरत के पैर में चाकू घोंपना है। वह सोचता है कि बूढ़ी औरत का निचला हिस्सा सुन्न है, शायद उसे कम दर्द होगा। वह बूढ़ी औरत की नस में चाकू मार देता है। खून तेजी से बहने लगता है। कमरे में अफरा तफरी मच जाती है। अब बूढ़ी औरत की बारी आती है। उसके सामने वही शांत लड़की है। उसे विकल्प मिलता है कि वह फौजी को फिर मार सकती है, लेकिन वह गुस्से में शांत लड़की को चुन लेती है। अब शांत लड़की को मौका मिलता है। उसे या तो फौजी को मारना है या किसी भी खिलाड़ी को चाकू घोंपना है। वह खड़ी होकर पूछती है, क्या कहीं भी मार सकती हूँ? शेपर्ड मुस्कुराकर कहता है, हाँ, पिछले राउंड में तुम्हें कम सजा मिली थी। तुम्हारे अंक ज्यादा हैं, इसलिए यह मौका है। वह अचानक आयरिस के पेट के पास चाकू मार देती है। आयरिस को चोट लगती है, पर घाव गहरा नहीं होता। वह दर्द से झुक जाती है, पर संभल जाती है। उसी समय कोई देखता है कि बूढ़ी औरत हिल नहीं रही। वह न बोल रही है, न सांस ले रही है। जब जांच की जाती है तो पता चलता है कि वह अब इस दुनिया में नहीं रही। कमरे में सन्नाटा फैल जाता है। बूढ़ी औरत की लाश कमरे से बाहर ले जाई जाती है। अब कैल की बारी आती है। उसे वही पुराना विकल्प दिया जाता है, या तो खुद को चोट दे या लुकास के पैर में चाकू मारे। शांत लड़की कहती है, अगर हम एक दूसरे को बचाते रहे तो कोई बाहर नहीं होगा और विजेता कैसे मिलेगा। कैल उसकी बात मान लेता है और वह फिर से पूर्व फौजी को 3 बार मार देता है। पूर्व फौजी इतना घायल हो जाता है कि खड़ा भी नहीं रह पाता। उसे खेल से बाहर कर दिया जाता है। उधर शेपर्ड और उसका बटलर अगला टास्क सोच रहे थे। तभी लुकास दरवाजे को थोड़ा खुला देख लेता है। वह मौका
मौका देखकर आयरिस को बाहर ले जाता है। आयरिस भागने लगती है। शेपर्ड गुस्से में बंदूक निकालता है और कैल को गोली मार देता है। फिर वह सबको आदेश देता है कि आयरिस को ढूंढो। आयरिस बाहर निकल तो आती है, लेकिन देखती है कि सारे दरवाजे बाहर से बंद हैं। भागने का रास्ता कहीं नहीं है। शेपर्ड का बेटा उसे ढूंढ लेता है और उसे परेशान करने लगता है। आयरिस हिम्मत दिखाती है। वह अचानक चाकू निकालकर उसे मार देती है। वह जमीन पर गिर जाता है। उधर डॉक्टर पछता रहा था कि उसने आयरिस को यहाँ भेजा। वह उसे बचाने के लिए वहाँ पहुँचता है। उसके हाथ में बंदूक होती है। वह कहता है, आयरिस डर मत, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। लेकिन तभी बटलर आकर डॉक्टर को गोली मार देता है। बटलर आयरिस को फिर से खेल वाले कमरे में ले आता है। वह शेपर्ड से कहता है कि उसका बेटा उसे परेशान कर रहा था। शेपर्ड नकली अफसोस जताता है और खेल दोबारा शुरू करने की घोषणा करता है। इस बार एक बड़ा ड्रम लाया जाता है, डट्स जो पानी से भरा हुआ है। सबको समझ आ जाता है कि अगला टास्क और भी खतरनाक होगा। अब नया टास्क सामने रखा जाता है। 2 विकल्प दिए जाते हैं, या तो 2 मिनट तक सिर पानी के ड्रम में डुबो कर रखना, या सामने रखे लिफाफे में से एक चुनना। एक आदमी अपनी बारी पर लिफाफा खोलता है। उस पर पटाखे का चित्र बना होता है। शेपर्ड कहता है, तुम्हारे हाथ पर पटाखा बांधा जाएगा और यहीं फटेगा। वह पहले इसे आसान समझकर मुस्कुरा देता है, लेकिन जब असली चीज सामने आती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह पटाखा नहीं बल्कि बम होता है। बम उसके हाथ से बांध दिया जाता है। कुछ ही पल में जोरदार धमाका होता है। उसका हाथ उड़ जाता है। झटका इतना भयानक था कि वह वहीं मर जाता है। उसकी लाश भी बाहर फेंक दी जाती है। अब कमरे में सन्नाटा और गहरा हो जाता है। अगली बारी लुकास की आती है। वह भी लिफाफा चुनता है जिस पर आंख का निशान बना है। शेपर्ड कहता है, तुम्हें ब्लेड से अपनी आंख पर कट लगाना होगा। लुकास घबरा जाता है और मना कर देता है, लेकिन शेपर्ड सिर्फ 30 सेकंड देता है। समय तेजी से बीतता है। मजबूरी में लुकास अपनी आंख पर कट लगा देता है। दर्द से उसकी चीख निकल जाती है। अब आयरिस की बारी आती है। वह पानी वाले ड्रम को चुनती है। बटलर उसका सिर कस कर पकड़ लेता है ताकि वह जल्दी बाहर न निकाल सके। जैसे ही वह सिर पानी में डालती है, उसे अपने भाई की बातें याद आती हैं। वह कहता था, मुझे जीना है। आयरिस सोचती है, ये सब मुझे उसी के लिए सहना है। 2 मिनट बहुत लंबे लगते हैं। कमरे में सबकी धड़कन तेज हो जाती है। आयरिस सांस रोककर संघर्ष करती है, लेकिन अचानक समय पूरा हो जाता है। वह बाहर निकलती है और जोर से सांस लेती है। वह जिंदा बच जाती है। अब खेल अपने अंतिम मोड़ की तरफ बढ़ रहा था। अब बारी शांत लड़की की आती है। वह पानी से डर के लिफाफा चुनती है। खोलते ही लिफाफे पर नंबर 4 लिखा होता है, मतलब उसे 4 मिनट पानी में रहना है। बटलर उसका सिर दबाता है, लेकिन वह सहन नहीं कर पाती। अचानक दम घुटने लगता है और वह वहीं मर जाती है। अब कमरे में सिर्फ 2 ही खिलाड़ी बचे थे। बचे हुए खिलाड़ी थे आयरिस और लुकास। शेपर्ड सिक्का उछालता है और आयरिस जीत जाती है। वह उसे 2 विकल्प देता है, या लुकास को साथ लेकर बचाओ पर कोई पैसा नहीं मिलेगा, या लुकास को गोली मारो और बहुत पैसा कमाओ। लुकास डरते हुए कहता है, मेरे भी 3 बहनें हैं, कृपया मुझे मत मारो। हम कहीं और पैसा कमाकर घर लौट सकते हैं। लेकिन आयरिस अपने भाई की याद करती है। उसकी मजबूरी में हाथ में बंदूक पकड़ती है और अनिच्छा से लुकास पर गोली चलाती है। शेपर्ड और उसका बटलर ताली बजाते हैं, कहते हैं, देखो तुमने कर दिखाया, अब तुम विजेता हो। आयरिस सिर झुका लेती है। उसके चेहरे पर पछतावा साफ नजर आता है। शेपर्ड उसे बहुत सारा पैसा देता है और कहता है, हमने बोन मैरो डोनर भी ढूंढ लिया है। आयरिस घर लौटती है, देखती है कि उसका भाई सो रहा है। भाई ने बहुत सारी दवाइयां खाकर आत्महत्या कर ली थी। आयरिस पूरी तरह से हक्की बक्की रह जाती है। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। फिल्म यहीं समाप्त होती है।